आज हम किसी आम टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने एक बेहद सेंसिटिव डॉसियर है। एक क्राइम एनालिस्ट के तौर पर मेरा काम है सबूतों का बारीकी से तज्जिया करना। बात हो रही है 2026 के ऐतिहासिक यूएपी डिक्लासिफिकेशन की। ये कोई आम एक्सप्लेनर नहीं है, बल्कि ऑफिशियल सरकारी फाइलों की एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन है। तो चलिए सीधे इस डॉसियर के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इन फाइलों के अंदर आखिर है क्या। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी लीगल नोट। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं जो यूएस सरकार ने ऑफिशियली रिलीज किए हैं। इस तज्जिए का मकसद सिर्फ एजुकेशन है। एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इन फाइलों में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एलियन लाइफ के होने की कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। एक एनालिस्ट हमेशा फैक्ट्स पर चलता है और किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड्स के दायरे में ही रहेंगे। इस इन्वेस्टिगेशन के टेबल ऑफ कंटेंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत होगी राष्ट्रपति के आदेश से, फिर परसू सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद स्पेस और चांद के रहस्य, मॉडर्न ऑब्स इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल एनालिसिस और आखिर में देखेंगे कि अगली इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। आखिर इतने बड़े पैमाने पर इन खुफिया फाइलों को अचानक पब्लिक के सामने क्यों लाया गया? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2026 से, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेडरल एजेंसीज को यूएफओ रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई करने का एक डायरेक्टिव या ऑर्डर दिया। और इसके बाद आता है वो बड़ा दिन, 8 मई 2026। इसी दिन अमेरिका ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स यूएपी फाइल्स को दुनिया के सामने रिलीज कर दिया। जरा सोचिए, दशकों से बंद दरवाजों के पीछे रखे गए राज अचानक पब्लिक डोमेन में आ गए। इस रिलीज पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या नजरिया था? व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल बयान बिल्कुल सीधा था। अमेरिकन जनता ने मांगा और प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिलीवर किया। एंजॉय। एक एनालिस्ट के तौर पर हम यहाँ कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इस रिलीज के कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं। सरकार के मुताबिक ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बड़ा कदम था। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द परस्यू सिस्टम। आखिर ये सारे सबूत जनता तक पहुंचाए कैसे गए? इसका मैकेनिज्म क्या था? जरा इस ऑपरेशन के स्केल के बारे में सोचिए। इन फाइलों को PURSU यानी प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर यूएपी एनकाउंटर्स के जरिए war.gov/UFO पोर्टल पर पब्लिश किया गया। और इसमें कौन कौन शामिल था? DOD, NASA, FBI, ODNI, ऊर्जा विभाग और ARO। जब अमेरिका के इतने बड़े इदारे एक साथ डेटा रिलीज करते हैं तो इस डॉसियर की ग्रेविटी अपने आप समझ में आ जाती है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का असल मकसद क्या था? रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इसे मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी यानी अधिकतम पारदर्शिता का नाम दिया। एक तटस्थ तज्जिया करने का काम अब ये देखना है कि इस ट्रांसपेरेंसी के नाम पर असलियत में क्या सबूत सामने आए हैं। चलिए केस फाइल्स ओपन करते हैं। सेक्शन 3, स्पेस एंड मून मिस्ट्रीज। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो सालों तक क्लासिफाइड रहे। बात करते हैं 1969 के अपोलो 11 मिशन की। एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन का ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट एक बड़ा ही अजीब सुराग देता है। उन्होंने बताया था कि उन्हें स्पेस में एक बेहद तेज रोशनी का सोर्स दिखा, जिसे उन्होंने उस वक्त पॉसिबल लेजर जैसा कुछ माना था। जरा सोचिए, एक हाईली ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट अगर ऐसी अजीब चीज रिपोर्ट कर रहा है तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। और बात सिर्फ अपोलो 11 की नहीं है। 1972 के अपोलो 17 मिशन के दौरान चांद के आसमान में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में 3 डॉट्स देखे गए। और उससे भी पहले 1965 में जेमिनी 7 मिशन में एक बोगी और खरबों छोटे पार्टिकल्स के देखे जाने की ऑफिशियल रिपोर्ट मौजूद है। अलग अलग मिशंस, अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स, लेकिन सबके पास ऐसे विजुअल एविडेंस हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इन फाइलों से निकला एक डीक्लासिफाइड चार्ट इन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग शेप्स को डॉक्यूमेंट करता है। सबसे ध्यान खींचने वाली बात क्या है? एक रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट फैसिलिटी के पास गवाहों ने सिगार शेप्ड यानी सिगार की शेप्ड ऑब्जेक्ट्स देखे। ये पैटर्न साफ बताते हैं कि हवा में दिखने वाली ये चीजें किसी एक आकार की नहीं हैं। एक एनालिस्ट के लिए ये अलग अलग शेप्स इस केस को एक जाइंट पजल की तरह कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन को स्पेस से निकालकर अपनी धरती की तरफ मोड़ते हैं। सेक्शन 4, द ऑर्ब्स इन्वेस्टिगेशन। ये नए और बिल्कुल ताज़ा एनकाउंटर्स के बारे में है। पेंटागन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मिलिट्री टारगेटिंग सिस्टम्स द्वारा कैप्चर की गई कुछ अजीब मर्की इमेजेस यानी धुंधली छवियां शामिल हैं। ये कोई क्रिस्टल क्लियर फोटोज नहीं हैं और पेंटागन ने खुद आधिकारिक तौर पे इन्हें अनरिजॉल्व्ड केसेस की कैटेगरी में रखा है।
इन मॉडर्न एविडेंसेस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट आरओ ऑफिस की है। उन्होंने इसे सबसे कंपेलिंग या सम्मोहक माना है। रिपोर्ट कहती है ऑर्ब्स जो अन्य ऑर्ब्स को लॉन्च कर रहे हैं। सुनने में किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है ना? और इतना ही नहीं, 2024 और 2025 के मिलिट्री ड्रोन पायलट्स ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स रिपोर्ट किए हैं जो ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स के नियमों को ही डिफाई कर रहे हों। हम यहाँ किसी एलियन हमले का दावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो फैक्ट सामने रख रहे हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स में टाइप किए गए हैं। तो यहाँ एक बिल्कुल नेचुरल सा सवाल उठता है, क्या ये सारे सबूत, वीडियोज और पायलट्स की गवाहियां एक सॉलिड कंक्लूजन निकालने के लिए काफी हैं? यहीं पर काम आता है सेक्शन 5 क्रिटिकल एनालिसिस और लीगैलिटी। एक सच्चा क्राइम एनालिस्ट कभी भी तस्वीर का सिर्फ एक रुख नहीं देखता। अब हम इन दावों का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अगर हम फैक्ट्स को कंपेयर करें तो एक तरफ मिलिट्री और पायलट्स की रिपोर्ट्स हैं जो इन इंसिडेंट्स को फिजिक्स से परे और अनसुलझी घटना मानती हैं, लेकिन दूसरी तरफ साइंटिफिक कम्युनिटी और स्केप्टिक्स का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके हिसाब से ये सब क्या है? महज कैमरा आर्टिफैक्ट्स, स्पेस का मलबा यानी माइक्रोमीटियोरॉइड्स, या फिर मौसम की जानकारी देने वाले गुब्बारे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डेविड व्हाइटहाउस की बात ही ले लीजिए। उन्होंने इन फाइलों को देखने के बाद सीधे तौर पर कहा कि ये सब ऑप्टिकल आर्टिफैक्ट्स और धुंधले धब्बे हैं। उनके शब्दों में, इनमें एलियन लाइफ का कोई सबूत नहीं है, नाडा। ये सिर्फ एक नथिंग बर्गर है। किसी भी डॉसियर को पूरी तरह से इम्पार्शियल और बैलेंस्ड रखने के लिए साइंस के इन स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सुनना बेहद जरूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। 1952 के वॉशिंगटन डीसी इंसिडेंट के बाद से यूएफओ साइटिंग्स का एक पूरा फ्रीक्वेंसी डेटा मौजूद है जो दिखाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कितनी पुरानी हैं। सरकार सब जानती है और छुपा रही है, ये नैरेटिव दशकों से चल रहा है। ऐसी पुरानी थ्योरीज भी रही हैं जहां कहा गया कि फ्लाइंग सॉसेस का सच जानने वालों को खामोश कर दिया गया था। यह हिस्टोरिकल डेटा याद दिलाता है कि लोगों की ये क्यूरियोसिटी कोई नई दौर की शुरुआत नहीं है। और जाहिर है, जब सरकार इतना बड़ा कदम उठाएगी तो पॉलिटिकल पुशबैक तो आएगा ही। पूर्व कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ग्रीन ने इस रिलीज को एक ध्यान भटकाने वाला प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि वो इन शाइनी ऑब्जेक्ट्स वाले नाटकों से तंग आ चुकी हैं। डॉक्यूमेंट्स में शामिल ये पॉलिटिकल रिएक्शन दिखाता है कि सभी लोग इन फाइलों से इंप्रेस नहीं हुए थे। अब हम इस डॉसियर को बंद करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहां खत्म नहीं होती। सेक्शन 6 द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। अगला बड़ा नंबर है 30। रॉयटर्स की न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इन फाइलों का अगला बैच, जिसे हम ट्रांच 2 कह सकते हैं, वो पहली रिलीज के ठीक 30 दिन बाद यानी जून 2026 में रिलीज होने वाला है। काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है। तो इस पूरे तजिए का क्या नतीजा निकलता है? एक एनालिस्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ सबूतों को पूरी ईमानदारी और एक स्ट्रक्चर तरीके से सामने रखना होता है। जो डॉसियर में था वो सामने रख दिया गया। निष्कर्ष निकालना दर्शकों का काम है। इन सरकारी दस्तावेजों और उनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बीच असल सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रांच 2 में आखिर क्या छिपा हो सकता है? जब अगली फाइल्स ओपन होंगी तो इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू होगी। तब तक के लिए इन फैक्ट्स का तजिया करते रहिए।